अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज के दिन में जो आपके लिए बेहतरीन चीज हो सकती थी वो था मिनी एमडी कैट। मिनी एमडी कैट में जो क्वेश्चन आए थे, एक एक क्वेश्चन आपके एमडी कैट के एग्जैक्ट पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जो कि हाई प्रेशर सिचुएशन में आप ही के सीनियर्स ने पिछले सालों में बैठ के एमडी कैट में सोल्व किए हैं। हमने क्या किया कि मिनी एमडी कैट को रियल एमडी कैट जैसा बनाने के लिए क्वेश्चंस भी हमने रियल एमडी कैट के आपके सामने रखे कि ये क्वेश्चंस वाकई ही लास्ट ईयर में इसी सिलेबस में से पूछे जा चुके हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस इस तरह भी आ सकते हैं। हमने जो हाई यील्ड, जो मुश्किल क्वेश्चन, जो तो आसान क्वेश्चन है पास्ट पेपर में वो आप खुद भी प्रैक्टिस कर लेते हो, लेकिन जब पास्ट पेपर्स को कंबाइन करके आपको एक ऐसा टेस्ट बना के दिया जाए जो कि आप पे वो रियल प्रेशर क्रिएट करे, वो टाइम मैनेजमेंट डिमांड करे, तो आप उसको कैसे सोल्व करते हो, ये था आपका आज का टेस्ट। तो इस टेस्ट के बाद आप 2 से 3 चीजें सीखेंगे। सबसे पहले तो अगर तो कोई भी कॉन्सेप्ट में डेफिशिएंसी है तो ये वो चीजें हैं जो कि एक्चुअल में एमडी कैट में आ चुकी हैं, इस पे आप बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। एक एक कॉन्सेप्ट आपने लेना है। दूसरी बात, आपको ये एमसीक्यूज आप जब बाद में सॉल्व करोगे ना, आपको सारे के सारे आते होंगे। मसला कहां पे होता है? मसला ये होता है कि जब एमडी कैट में बैठ के इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है तब बच्चों से नहीं होते। तो हमने प्रैक्टिस ये डेवलप करनी है कि जिस भी तरह का एमसीक्यू आए, ये भी एमसीक्यू एमडी कैट में आ चुके हैं, हम एमडी कैट में स्ट्रेस मैनेज करते वक्त अपने माइंड को 3 घंटे एक्टिव रख के उसको सोल्व कर सके। तो हम देखेंगे कि इनको सोल्व करने का बेहतरीन वे क्या था। और आज के बाद आपको ये रियलाइज हो गया है कि एक्चुअल एमडी कैट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के आते हैं। सारे के सारे एमडी कैट के एग्जैक्ट क्वेश्चंस हैं, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, बस ये किया है कि उसको कंपाइल करके आपको एक एक्चुअल एमडी कैट का एक्सपीरियंस दे दिया विद एक्चुअल कंपटीशन, विद एक्चुअल क्वेश्चंस, विद एक्चुअल ऑप्शंस। और अभी हम उनकी एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज द लीस्ट सिलेक्टिव? लीस्ट सिलेक्टिव बताना आपने। देखो, सिलेक्टिव वो होती है जो कि रेगुलेटेड हो, लेकिन जो चीज रेगुलेटेड नहीं होगी, जो ब्रूटल फोर्स के साथ हो रही होगी, उस पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा कि मैंने फोर्स से पंच किया, कहां पे लगा कहां पे नहीं लगा, वो लीस्ट सिलेक्टिव हो जाएगा। तो जो प्रेशर फिल्ट्रेशन है ना, चूंकि ये प्रेशर के साथ हो रही है, प्रेशर आ रहा है, प्रेशर से बहुत सी चीजें निकल रही हैं, काम की चीजें भी फिल्टर होती जा रही हैं, क्योंकि प्रेशर ही इतना तेज है तो मैं उसको सिलेक्टिवली फिल्टर नहीं कर पा रहा, प्रेशर की मदद से फिल्ट्रेशन हो रही है, तो वो लीस्ट सिलेक्टिव है। मेरी काम की चीजें भी यहां से फिल्टर होकर चली जाती हैं। फिर मैं क्या करता हूं, फिर उसके बाद मैं उसको सिलेक्टिवली यहां से रीएब्जॉर्ब करता हूं कि जो काम की चीजें प्रेशर फिल्ट्रेशन से आगे चली गई थी उसको मैं सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब कर लूं, या अगर कुछ बच गया था तो उसको मैं सिलेक्टिवली सिक्रीट भी कर दूं। तो जो सिक्रीशन है वो भी सिलेक्टिव है, जो रीएब्जॉर्प्शन है वो भी सिलेक्टिव है, लेकिन जो फिल्टरेशन है ना, प्रेशर फिल्ट्रेशन, वो लीस्ट सिलेक्टिव है। और आखिरी है डिफरेंशियल परमेबिलिटी। देखो, अगर किसी चीज की परमेबिलिटी एक चीज के लिए है दूसरी चीज के लिए नहीं, यानी कि वो एक चीज के लिए सिलेक्टिव है, तो ये भी एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। आंसर था हमारे पास बीटा। आगे चलते हैं। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर को रीएब्जॉर्ब करना है आपने, ठीक है, बाय काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहां पे हो रहा होता है? लूप ऑफ हेनले में हो रहा होता है। क्या होता है कि जो असेंडिंग लिंब है ना, वहां से सोल्यूट बाहर आता है। क्या क्या? सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड यहां से बाहर आ रहे होते हैं। तो यहां पे इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन उनकी ज्यादा होती है, उसके पीछे पीछे फिर वाटर फॉलो करता है। तो डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर निकलता है, असेंडिंग से सोल्यूट को एक्टिवली निकाला जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म स्पेसिफिकली कहां पे हो रहा है? लूप ऑफ हेनले में। पानी कहां से बाहर आ रहा है? पानी आ रहा है डिसेंडिंग से। आंसर होगा डेल्टा। अगर वो आपसे यहां पे कहता कि पानी की एब्जॉर्ब करना है आपने, रीएब्जॉर्ब करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच, तो आंसर होना था आपके पास कलेक्टिंग डक्ट। और कहता कि एडीएच के बगैर या फिर काउंटर करंट मल्टीप्लायर के बगैर पानी कहां पे रीअब्सॉर्ब हो रहा है, तो वो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल है, जहां पे इन दोनों के बगैर रीअब्सॉर्ब हो रहा है। तो अभी उसने कहा है मल्टीप्लायर, तो वो हो रहा है आपका लूप ऑफ हेनले में। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन है हाउ मैनी वाटर अप्रोक्सीमेटली, हाउ मच वाटर अप्रोक्सीमेटली इज रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोग्राम। देखिएगा 1 किलोग्राम है, 1 ग्राम नहीं है। 1 ग्राम ऑफ अमोनिया होता, 1 ग्राम ऑफ अमोनिया होता तो उसके लिए आपको चाहिए था 500 ml। तो 1 kg के लिए आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 500 लीटर। ओके, आगे चलते हैं। A drug reduces mitochondrial activity। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है? एटीपी बनता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी कम होगी मतलब कि एटीपी कम हो गया, ठीक हो गया। एटीपी नहीं बन रहा तो कोई ऐसा प्रोसेस रुक जाएगा जिसमें एटीपी चाहिए था, तो उस प्रोसेस रुकने की वजह से क्या हुआ कि कोई ऐसा केमिकल अपीयर हो गया यूरिन में जो कि पहले अपीयर नहीं होना था, यानी कि पहले एटीपी को यूज करके उसको अपीयर होने से रोका जाना था। तो ऐसा कौन सा केमिकल है? ऐसा केमिकल है ग्लूकोज, जिसको एक्टिवली रीएब्जॉर्ब किया जाता है। कहां से? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से एक्टिवली ग्लूकोज को एटीपी की मदद से एनर्जी लगा के ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो आंसर होगा बीटा ग्लूकोज। बाकी किसी में भी एक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन आपने याद रखना है, आपकी बुक की लाइन है कि एक्टिव होती है। ओके, आगे चलते हैं। What prevents molecules with a molecular mass greater than 68,000? कि अगर किसी मोलिक्यूल, किसी प्रोटीन का साइज 68,000 से ज्यादा है तो कौन सी चीज उसे प्रिवेंट करेगी फिल्टर होने से? कौन सी चीज उसे प्रिवेंट करेगी कि वो यहां से गुजरती हुई यहां बोमेंस कैप्सूल में ना जाए? फिल्ट्रेशन बैरियर के 3 कंपोनेंट्स हैं, आपने याद रखने हैं। पहला कंपोनेंट क्या है? एंडोथेलियल सेल ऑफ कैपिलरीज जो है ना, वो पहला कंपोनेंट बना रहे हैं। अब इस एंडोथेलियल सेल में होते हैं पोर्स। उन पोर्स का साइज क्या है आप याद रखेंगे, 70 नैनोमीटर इनका साइज होता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला कंपोनेंट है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन बना रही होती है कि पहले यहां से गुजरेगा, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन से गुजरेगा, उसके बाद यहां पे होंगी फिल्ट्रेशन स्लिट्स, यहां से गुजर के चीज जाएगी। फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहां प्रेजेंट है? ये पोडोसाइट में प्रेजेंट है। ये कहां पे है? ये बोमेंस कैप्सूल की वॉल में प्रेजेंट है। तो ये 3 कंपोनेंट्स है जिससे गुजर के किसी भी चीज ने आगे जाना है। वो पूछ रहा है कि इस साइज की चीज को, इतनी बड़ी चीज को इन 3 कंपोनेंट्स में से क्या रोकेगा? तो आपने याद रखना है उसको सिलेक्टिवली बेसमेंट मेम्ब्रेन रोक रही होती है, ठीक है। आपका आंसर होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। कहां पे है? अल्फा है, ठीक हो गया। ओके, आगे चलते हैं जी। इसके बाद है द स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर कहां पे प्रेजेंट? आपको पता है 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर और एक होता है एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, यानी कि वो यूरिथ्रा के अराउंड कहीं ना कहीं तो हैं। तो क्या इसमें है यूरिथ्रा? नहीं है। क्या इसमें है यूरिथ्रा? नहीं है। अब इन दोनों में है यूरिथ्रा। अब आपने देखनी है इसकी एनाटॉमी। देखो ये हैं यूरिटर जो कि ओपन हो रहे हैं। कहां पे ओपन हो रहे हैं? ब्लेडर में। ब्लेडर की बैक साइड से ये ओपन होते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लेडर से निकलती है यूरिथ्रा, ब्लेडर से निकलती है यूरिथ्रा, ब्लेडर से निकली यूरिथ्रा, ये है फीमेल, यहां पे शॉर्ट होती है, ठीक है। अब ब्लेडर और यूरिथ्रा के दरमियान एक यहां पे स्फिंक्टर है इंटरनल स्फिंक्टर और दूसरा यहां पे स्फिंक्टर है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक यहां पे स्फिंक्टर है इंटरनल और एक यहां पे एक्सटर्नल, ठीक है। ये क्या है? ये ओरिफिस है, ये एक्सटर्नल ओरिफिस है, लेकिन स्फिंक्टर कहां है? वो यहां पे ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो कहां पे है? ब्लेडर और यूरिथ्रा के दरमियान। आंसर होगा चार्ली। डेल्टा में उसने कहा है इसके और इसके दरमियान, इनका तो आपस में लिंक ही नहीं है, तो वो ऑप्शन नहीं होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद है हाउ डू द किडनीज कंट्रीब्यूट टू मेंटेन द नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल। आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम जो है ना वो यहां से प्रेशर फिल्ट्रेशन में फिल्टर होके यहां पे आ गया था। अब हम चाहते हैं कि कैल्शियम जो यहां से पास कर रहा है उसको हम क्या करें? उसको हम रीएब्जॉर्ब करके यहां पे ब्लड वेसल्स जो गुजर रही हैं उन ब्लड वेसल्स में हम उसे एंट्री करवा दें उसकी, ठीक है। तो उसको हमने रीएब्जॉर्ब करना होता है यहां से। अब कहां कहां से रीएब्जॉर्ब हो रहा होता है? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से भी हो रहा है,
डिस्टल से भी हो रहा होता है। आंसर तो आपको पता चल गया है कि हमने रीअब्जॉर्ब करना है। एक और चीज देख लीजिएगा कि जो पीटीएच हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन, वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है? क्या वो पीसीटी पे एक्ट करता है या वो डीसीटी पे एक्ट करता है? कैल्शियम तो यहां से भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है, यहां से भी हो रहा है, लेकिन पीसीटी का स्पेसिफिक एक्शन आप याद रखेंगे, ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि वो डीसीटी पे होता है। तो यहां पे पीटीएच एक्ट करता है। पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन का स्पेसिफिक एक्शन जो है वो डीसीटी पे होता है, ठीक है। और यहां से जो कैल्शियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है वो बगैर पैराथायराइड हार्मोन के हो रहा है, यहां पे पैराथायराइड हार्मोन चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद है किडनी परफॉर्म्स देयर ओस्मो रेगुलेटरी रोल। ओस्मो पानी को रेगुलेट करना है अंडर द इफेक्ट ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी मतलब कम, डाययूरेटिक मतलब यूरिन फॉर्मेशन के यूरिन को कम से कम बनाना है, वॉल्यूम उसका कम रखना है। जब उसका वॉल्यूम कम होगा तो उसकी टोनिसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो आंसर हमारा मिल गया, वॉल्यूम कम टोनिसिटी ज्यादा, वॉल्यूम कम टोनिसिटी उसकी ज्यादा। आंसर है चार्ली। अब जो एडीएच होता है ना वो हाइपोथैलेमस में बनता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके स्टोर होता है। एक्ट कहां पे करता है? डीसीटी पे एक्ट करता है, वहां पे एक्वापोरिन्स को इंसर्ट कर देता है। फिर क्या होता है कि फिल्टरेट में से जो पानी है वो यहां से गुजरता हुआ यहाँ इंटरस्टिशियम में जाता है और यहाँ पे आगे ब्लड वेसल्स हैं, तो वो ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आपके पास पानी को कंजर्व कर लिया जाता है। तो जब पानी कंजर्व कर लिया गया तो ये जो यूरिन यहाँ से बनना था उसमें पानी कम रह जाएगा, उसका वॉल्यूम कम होगा। जब उसमें पानी कम रह गया तो उसकी टोनिसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड आगे चलते हैं। इसके बाद है विच इवेंट डज नॉट अकर ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। देखिएगा सबसे पहले आई बैंड। ओके, दिस इज द आई बैंड, दिस इज द आई बैंड, यहां से लेकर यहां तक। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आप देखेंगे कि आई बैंड जो है ना वो शॉर्ट हो जाएगा। ये आई बैंड अब इतना रह गया है, शॉर्ट हो गया है। उसके बाद एच जोन को देखते हैं। एच जोन कहां पे है? एच जोन, एच जोन के लिए हम देखते हैं दिस इज द एच जोन। ओके, यहां पे एच जोन खत्म हो चुका होगा, यहां पे है ही नहीं, तो एच जोन डिसअपियर हो रहा है, आई बैंड शॉर्टन हो रहा है। जेड लाइंस के बारे में देखते हैं। ओके, दीज आर द जेड लाइंस। एक जेड लाइन ये है, दूसरी जेड लाइन ये है। ओके, इनके दरमियान इतना डिस्टेंस है। अब जब देखते हैं मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? एक लाइन यहां पे आ गई, दूसरी यहां पे आ गई, डिस्टेंस जो है ना वो कम हो गया, ठीक है। तो वो मूव क्लोज कर गई, ये भी बात ठीक है। उसने पूछा था कि कौन सी चीज नहीं होती, तो ए बैंड जो है ना वो शॉर्टन नहीं होता। कैसे? आप देख सकते हैं कि जो ए बैंड की लेंथ है वो यहां पे, यहां से लेकर यहां तक है। दिस इज द ए बैंड, ठीक है, दिस इज द ए बैंड। अभी भी इसकी लेंथ सेम रही है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इसके ऊपर बाकी चीजें स्लाइड पास्ट हुई हैं, ठीक है। आंसर है बीटा कि ये चीज नहीं होगी। आगे चलते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन का क्या फंक्शन है? ट्रोपोनिन आपको पता होना चाहिए कि एक्टिन के ऊपर ना, एक्टिन के ऊपर रेगुलर इंटरवल्स पे होती है। इट इज अ 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स। 3 उसके यूनिट है, कौन कौन से? ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन आई होती है इनहिबिटरी, जो कि बाइंड करती है एक्टिन के साथ। फिर ट्रोपोनिन टी, ये बाइंड करती है ट्रोपोमायोसिन के साथ, और ट्रोपोनिन सी ये बाइंड करती है कैल्शियम के साथ। उसने पूछा है कि ट्रोपोनिन किसके साथ बाइंड नहीं करेगी, ठीक है, तो वो मायोसिन के साथ बाइंड नहीं करेगी। एक्टिन के साथ करती है, इसके साथ भी करेगी, इसके साथ भी करेगी। आगे चलते हैं। अच्छा, हाउ मेनी एक्टिन फिलामेंट्स सराउंड द मायोसिन एट ईच एंड। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सारे के सारे पास पेपर के क्वेश्चंस ही हैं ये, ठीक है, बुक की लाइन है। इसका मतलब क्या है? मतलब मैं आपको आज समझा देता हूँ इसका मतलब क्या था। देखो, ईच एंड से क्या मुराद है? दिस इज मायोसिन, दिस इज मायोसिन। ओके, इसके हैं 2 एंड, एक एंड इसका ये है, दूसरा एंड ये है। ओके, अब इस एक एंड को मैंने उठाया, इसको मैंने देखा इसका क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब मायोसिन आपको यहां पे दिख रहा है इस कलर में, और जो आपको एक्टिन है वो आपको दिख रहा है येलो में,
ठीक हो गया। ये मायोसिन है, उसके इर्द गिर्द कितने एक्टिन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक मायोसिन के इर्द गिर्द 1 2 3 4 5 6 हैं, तो आंसर है आपके पास 6, और बुक लाइन अब आपको विजुअलाइज हो गई है। एंड आगे चलते हैं। In which of the following combinations do both structures contain hyaline cartilage? ठीक हो गया कि हमने बताना है कि दोनों में हाइलीन होना चाहिए, ठीक है। हाइलीन मोस्ट कॉमन होता है और इन एरियाज में होता है। सबसे पहले एपिग्लोटस, एपिग्लोटस में होता है ई फॉर एपी, ई फॉर इलास्टिक कार्टिलेज। उसके बाद इंटरवर्टिब्रल डिस्क में होता है आपके पास फाइब्रो कार्टिलेज, ये है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क वाले दोनों ऑप्शंस निकल गए। ट्रेकिया में क्या होता है, ट्रेकिया में आपके पास हाइलिन होता है, लेकिन चूंकि इसके साथ ये है तो ऑप्शन नहीं होगा। नोज एंड पिन्ना, नोज में आपके पास क्या है, नोज में तो आपके पास ये है, नोज में तो हाइलिन है, लेकिन पिन्ना में दोबारा से आपके पास चला गया है इलास्टिक, ओके। और नोज एंड ट्रेकिया इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे आपके पास हाइलिन कार्टिलेज है। एक मिनट देखें, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस बोथ कंपोनेंट्स हैव नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स। देखो हमने बताना है नॉन या फिर स्मूथ मसल्स, इन्हें कहते हैं स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स हमने देखने हैं कहाँ पे, बहुत आसान ये क्वेश्चन था, ठीक है, 2025 में आया हुआ है। अच्छा जी, पहला है इंटेस्टाइन में तो होंगे स्मूथ, लेकिन बाइसेप में आपके पास स्केलेटल मसल्स हैं, स्मूथ नहीं है। इंटेस्टाइन में स्मूथ है, ब्लड वेसल्स में भी स्मूथ हैं, ये आपको ऑप्शन होगा। हार्ट में स्मूथ नहीं है, कार्डिक है। लंग्स में आप कह सकते हो स्मूथ हैं, क्योंकि लंग्स में एक्चुअल में मसल्स नहीं है, लेकिन उसके जो ट्रेकियल वाल्स हैं या उसकी जो ट्रेकिया है वहां पे स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। या फिर ब्रोंक्यूल्स तक भी स्मूथ मसल्स हो रहे होते हैं। उसके बाद स्टमक में स्मूथ है, हार्ट में स्मूथ नहीं है। आंसर है बीटा। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन है विच ऑप्शन गिवन बिलो करेक्टराइज करना है किस चीज को, रिफ्रैक्टरी पीरियड को। आपने याद रखना है कि ये वो टाइम पीरियड है, ये वो टाइम ड्यूरेशन है जिसके दौरान नेक्स्ट नर्व इंपल्स जो है ना वो कंडक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, पहला ऑप्शन है रिवर्सल ऑफ चार्जेस, चार्जेस को रिवर्स करना है कि अगर पहले वो नेगेटिव था तो उसको पॉजिटिव कर दो। तो ये वाली जो चीज है ये तो हो रही होती है डीपोलराइजेशन में, कि पहले नेगेटिव था इसको पॉजिटिव कर दिया, तो ये रिफ्रैक्टरी पीरियड में ये हो रही है डीपोलराइजेशन में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद चेंज इन द टाइप ऑफ आइंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो अक्रॉस द मेम्ब्रेन आइंस तो पूरे एक्शन पोटेंशियल में ही चेंज हो रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद है नेक्स्ट इंपल्स कैन नॉट बी कंडक्टेड, बिल्कुल ये उसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन है इस टाइम पीरियड की, कि ये वो टाइम पीरियड है जिसमें न्यूरॉन जो है वो रिकवर कर रहा है, ये उसका रिकवरी फेज है। रिकवरी फेज में हेल्प कौन कर रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप हेल्प कर रहा है रिकवर करने के लिए। रिकवरी टाइम कितना है, 4 मिलीसेकंड है, यानी कि अगर वो 4 मिलीसेकंड के लिए रिकवर कर रहा है तो वो 1 सेकंड में 250 इंपल्सेस कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि उसको हर 4 मिलीसेकंड में रिकवरी पीरियड चाहिए 4 मिलीसेकंड का। तो आप जब 1000 को 4 पे डिवाइड करते हो तो आपके पास 250 आता है, तो 1 सेकंड में वो मैक्सिमम 250 इंपल्सिस को कंडक्ट कर पाता है। ये सारे के सारे एमसीक्यूज है। यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है वो चार्ली है, इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल से कोई ताल्लुक नहीं है और खासकर 50 से तो बिल्कुल भी नहीं है, और आंसर है आपके पास चार्ली। आगे चलते हैं जी। आगे क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज एक्टिवली यूज करना है किसी पार्ट ऑफ ब्रेन को। आपने भी इस पार्ट को एक्टिवली यूज करके ये टेस्ट सॉल्व किया है। मैथमेटिशियन यूज कर रहे हैं ट्राइंग टू फॉर्मुलेट। देखो एक्टिवली सोचना काम है सेरिब्रम का। उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन काम है हिप्पोकैम्पस का। उसके बाद बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस, फियर, रेज, ये काम है एमिगडाला का। स्लीप वेक ट्रांजिशन या फिर ब्रीदिंग पैटर्न को रेगुलेट करना ये काम है
पोन्स का। ठीक है, आंसर अभी आपके पास यहाँ पे जो है वो बीटा है, क्योंकि वो सोच रहा है। ठीक है, ये है आपके पास सेरिब्रम, इसके 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं और इसमें 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, आगे चलते हैं जी। आगे क्वेश्चन है, द रेटिकुलर फॉर्मेशन, रेटिकुलर फॉर्मेशन रन कर रही है थ्रू, किसके थ्रू रन करी, कहां पे प्रेजेंट है, ये पूछना चाह रहा है आपसे। ठीक है, अच्छा जी, ऑप्शन देखते हैं। उससे पहले आप कुछ लाइनें पढ़ें जो कि आपकी बुक मेंशन करती है कि रेटिकुलर फॉर्मेशन एक रिले सेंटर है जो कि हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन से कनेक्ट कर रहा है। ये आपके पास हाइंड ब्रेन है, ठीक है, इसको वो फोर ब्रेन से कनेक्ट कर रही है, यानी कि उसके लिए जरूरी है कि वो यहां से रन कर रही हो। ऐसे ही है, यहां से रन करेगी तो इस पोर्शन को वहां पे कनेक्ट करेगी, यानी कि मिनिमम वो हाइंड ब्रेन से रन कर रही होगी, प्लस ये आपके पास है मिड ब्रेन, यहां से रन कर रही होगी। तो ये आपकी बुक मेंशन भी करती है, ये स्पेसिफिकली केपीए की बुक भी मेंशन कर देती है कि हाँ यहां से रन कर रही है, क्योंकि आपको जाहिरी बात है नजर आ रही है, इस लाइन से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। अगर इसने इसको करना है तो यहां से गुजर के ही करेगी ना। ठीक है, तो वो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन से रन कर रही है। ये उसे कुछ फंक्शंस हैं जो कि बुक मेंशन करती है, एमसीक्यू में पूछे नहीं है लेकिन आप पढ़ लें कि ये स्लीप वेक फुलनेस को कंट्रोल कर रही है, पेन परसेप्शन को कंट्रोल कर रही है, ये आपको स्क्रीन कर रही है इंफॉर्मेशन को कि कौन सी इंफॉर्मेशन यहां तक पहुंचने देनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन को स्टॉप कर लेना है। आपने अभी कपड़े पहने हुए हैं, आपका ब्रेन फील नहीं कर पा रहा कपड़े, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे ब्लॉक कर लिया गया है कि अभी ज्यादा जरूरी ये लेक्चर है, यहाँ पे फोकस किया जाए। ठीक है, तो आंसर है आपके पास हाइंड ब्रेन। आगे चलते हैं। उसके बाद द फंक्शन विच इज कॉमन बिटवीन सेरिबेलम एंड हिप्पोकैम्पस। देखो हिप्पोकैम्पस का आपने एक ही फंक्शन पढ़ा है कि ये मेमोरी फॉर्मेशन में है, लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन में। आप जो चीज याद करते हो वो यहाँ पे जाके स्टोर होती है। ठीक है, इसका कौन सा फंक्शन इसके साथ कॉमन है? इसका जब फंक्शन ही एक है तो वही फंक्शन ही कॉमन होगा। क्या फंक्शन है? मेमोरी फॉर्मेशन। तो अब मेमोरी फॉर्मेशन यहां पे भी हो रही है जी, बिल्कुल। आप जो आंखें बंद करके टाइप कर सकते हो ना, जो आपकी उंगलियों को पता है कि कौन सा लेटर कहां पे है, कैसे मूव करना है, वो उंगलियों की जो मेमोरी है ना, वो मेमोरी कहां पे स्टोर हो रही है? वो सेरिबेलम में स्टोर हो रही है। और इसे कहते हैं प्रोसीजरल मेमोरी के प्रोसीजर्स कैसे करने हैं, साइकिल कैसे चलानी है, इसने स्टोर किया है। टाइप कैसे करना है, उंगलियां कैसे हिलानी है, इसने स्टोर किया है। आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ब्रेन के बारे में आपने याद रखना है, ब्रेन इज ओजी। ठीक है, ब्रेन का जो आउटर एरिया है वो ग्रे होता है, सेरिब्रम का जो आउटर एरिया है वो ग्रे होता है। ठीक है, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट। ये आपके पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। ठीक है, दिस इज द आउटर पार्ट एंड ये ग्रे है, आउटर है, ग्रे है, आपके पास ऑप्शन अल्फा ही मिल गया है। ये जो मेडुला है ये हम यूजली टर्म यूज नहीं कर रहे होते, ये टर्म यूज नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन दिया है चार्ली में कि ये इनर नहीं है, दिस इज द आउटर पार्ट है और ये ग्रे है। ठीक है, लेकिन जो आपकी स्पाइनल कोड है वो आपकी आईजी है, वो आईजी पंजाब या वो आईजी है। ठीक है, उसका इनर पोर्शन ग्रे होता है, लेकिन ब्रेन आपका ओजी है। ठीक है, उसका आउटर पोर्शन जो है ना वो ग्रे होता है। ओके, आगे चलते हैं। केमिकल्स दैट स्टिमुलेट द ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, यानी कि नेजल रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करना है, कुछ केमिकल्स हैं। ठीक है, वो एंटर कर रहे हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में क्या एंटर करता है? हवा एंटर करती है। इतना आसान क्वेश्चन था कि वो गैस की फॉर्म में एंटर करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि नेजल कैविटी में क्या एंटर करता है, बच्चों वाला क्वेश्चन 2025 में पूछने वाली बात है। आगे चलते हैं। अच्छा, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स आर, ओके, न्यूरॉन भी हैं, वो सेक्रेटरी, वो कुछ सिक्रीट भी कर रहे हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? वो कुछ ना कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं। कहां पे करते हैं? ब्लड में करते हैं। ओके,
तो ऑप्शन है हमारे पास दीज सेल्स आर द एंडोक्राइन सेल्स, नहीं एंडोक्राइन सेल्स स्पेसिफिकली हम नहीं कहेंगे उनको, उनकी कोई इतनी अच्छी खास डेफिनेशन ये नहीं हुई क्योंकि वो न्यूरॉन्स भी तो है ना। एक्सोक्राइन सेल्स नहीं, एक्सोक्राइन तो हम उसे बिल्कुल ही नहीं कहेंगे। वो एंडोक्राइन की डेफिनेशन में इस तरह से हल्का सा फाल कर सकते हैं कि वो ब्लड में कुछ ना कुछ सक्रिएट करे, लेकिन एंडोक्राइन सेल्स न्यूरॉन्स नहीं होते। उसके बाद न्यूरोग्लियल सेल्स का काम है प्रोटेक्शन। आखिरी जो भी लंबा ऑप्शन हो ना अक्सर वही एमडी कैट में ठीक ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं न्यूरॉन्स दैट हैव बीन अडॉप्टेड टू सिक्रीट हार्मोन्स। ठीक है, तो यही आंसर आपका ठीक है कि ये एक न्यूरॉन है, इस तरह से ये अडॉप्ट हुआ है कि यहाँ से ये हार्मोन्स क्रिएट करके ब्लड में डाल देता है, वरना इसका काम ये होना था कि इसने यहाँ पे साइनेप्स होना था दूसरे न्यूरॉन के साथ, लेकिन अगर वो दूसरे न्यूरॉन की बजाय डायरेक्टली ब्लड में कुछ डाल दे, जैसे कि एडीएच यहाँ बन के डायरेक्टली ब्लड में जाता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस से बनता है ब्लड में जाता है, तो इस तरह के जो सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं न्यूरोसेक्रेटरी न्यूरॉन्स। ओके, आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंटेन्स सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, ठीक है, दैट मॉनिटर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। 2025 में यूएचएस का क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ लेते हैं कि कीमोरिसेप्टर्स बॉडी में कहाँ से है, इसी में से एमसीक्यू आएगा, इसके बाहर से कोई एमसीक्यू नहीं आएगा। कि जो स्मेल के कीमोरिसेप्टर्स हैं वो नेजल एपिथेलियम में है, टेस्ट के टेस्ट बड में है, ब्लड CO2 के मेडुला में है, ठीक है, ये बलोचिस्तान बुक की लाइन है। ब्लड ऑक्सीजन के कैरोटिड बॉडी में है, याद कर ले। ग्लूकोज अमाइनो एसिड फैटी एसिड्स के हाइपोथैलेमस में है। ओस्मो रिसेप्टर पानी के रिसेप्टर जो कि आपको प्यास लगवाते हैं वो भी हाइपोथैलेमस में है, तो ऑप्शन होगा आपके पास मेडुला। ओके, आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन है इन ह्यूमंस ओवरीज आफ्टर बर्थ कंटेन, अभी बर्थ हुई है, बर्थ के बाद बेबी में जो ओवरीज हैं उनमें क्या चीज प्रेजेंट है इनमें से। अच्छा, तो बर्थ से पहले क्या होता है, अभी बेबी की बर्थ नहीं हुई, क्या होता है, जो ओगोनिया होता है ना वो प्राइमरी ओसाइट में कन्वर्ट हो जाता है माइटोसिस के थ्रू। फिर प्राइमरी ओसाइट में मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज तक जाती है, वहां पे जाके बेबी की बर्थ हो जाती है, और उसमें सारे के सारे प्राइमरी ओसाइट जो है ना वो प्रोफेज 1 के मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन फेज में होते हैं, ठीक है। तो बर्थ के बाद बर्थ में यहाँ पे प्रेजेंट है, तो बर्थ में आपके पास प्राइमरी ओसाइट प्रेजेंट है, कहाँ पे, मियोसिस 1 में प्राइमरी ओसाइट आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट होगा, कब होगा, जब प्यूबर्टी होगी, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी ओसाइट जो है ना वो मेटाफेज 2 में आके मियोसिस 2 अब उसकी चल रही होगी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मेटाफेज 2 में आके वो रिलीज हो जाएगा। फिर अगर उसकी फर्टिलाइजेशन होगी तो वो ओवम में कन्वर्ट होगा, वरना कभी भी ओवम नहीं बनेगा, ठीक है। ओके, तो आंसर यहाँ पे आपके पास बीटा है। 1 मिनट इसको देखें फिर आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है इन ह्यूमन फीमेल्स ओसाइट्स आर हेल्ड इन द सेकंड मेटाफेज, सेकंड मेटाफेज में हैं ओसाइट्स, सेकंड मेटाफेज 2 में हैं। कब तक 2 में हैं, जब तक डेथ नहीं हो जाती, नहीं ऐसी बात नहीं है, बर्थ तो हो गई, यहाँ पे बर्थ हो चुकी हुई है, ये तो अब प्यूबर्टी की बात हो रही है। ओव्यूलेशन देखो मेटाफेज 2 में ही होता है जब उसकी ओव्यूलेशन हो जाती है, तो ओव्यूलेशन से पहले भी मेटाफेज 2 में था, ओव्यूलेशन के बाद भी सेकेंडरी ओसाइट जो है वो मेटाफेज 2 में ही है। मेटाफेज 2 से आगे जाने के लिए जरूरी है कि उसकी फर्टिलाइजेशन हो, जब उसकी फर्टिलाइजेशन होगी, स्पर्म पेनिट्रेट करेगा तो वो ओविडक्ट के अंदर मियोसिस 2 कंप्लीट करके ओवम बना देगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो वो कभी भी ओवम नहीं बनेगा, वो डिटोरिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर है आपके पास फर्टिलाइजेशन। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन है इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो कि इन्वॉल्व है रेगुलेशन में,
देखो रेगुलेशन का मतलब होता है किसकी रेगुलेशन हो रही है, रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो एक काम है कि स्पर्मेटोजेनेसिस करना, स्पर्म बनाना, वो मेनली सर्टोलाइज सेल्स कर रहे होते हैं, ठीक है। और इन पे कौन कौन से हॉर्मोन्स आके एक्ट कर रहे होते हैं, एफएसएच कर रहा होता है और टेस्टोस्टेरोन भी इनकी हेल्प कर रहा होता है ताकि ये स्पर्म्स को बना सकें, ये स्पर्म्स को बना सकें। अब पूछा ये गया है कि जो ये स्पर्म्स को बना रहे हैं, ये जो इनका रेट है कि ये किस रेट से स्पर्म को बना रहे हैं, इस रेट को यहाँ पे आके कौन रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। बनाना डिफरेंट है, बना तो रहे हैं, अब अगर ज्यादा बन जाएंगे तो कौन सा हार्मोन है जो कि आके रेगुलेट करेगा कि स्पर्म ज्यादा बन रहे हैं, रेट कम कर दो। तो रेट कम करना या इंक्रीज करवाना किस हार्मोन का काम है, स्पेसिफिकली इनहिबिन का काम है कि जब स्पर्म काउंट ज्यादा हो जाता है तो ये सर्टोलाइज सेल से ही रिलीज होता है, पिट्यूटरी में जाता है, एफएसएच को कम करता है ताकि इसका एक्शन यहाँ पे कम हो और स्पर्म्स कम बने। तो स्पेसिफिकली रेगुलेट करना इनहिबिन का काम है, इनहिबिन का इसके अलावा कोई काम है ही नहीं। वो स्पेसिफिकली एक रेगुलेटरी हार्मोन है आपके पास जो कि रेट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन को रेगुलेट कर रहा है। आंसर है आपके पास इनहिबिन। एंड आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन है द एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीशन ड्यूरिंग ओजेनेसिस इज स्टिमुलेटेड बाय। एस्ट्रोजन हार्मोन कौन बनाता है, फॉलिकल्स बनाते हैं। फॉलिकल्स पे कौन एक्ट करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आके फॉलिकल्स पे एक्ट करता है, एस्ट्रोजन बनाते हैं। अब एस्ट्रोजन का काम ये है, फीडबैक कंट्रोल उसका ये है कि वो जब एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है तो वो एफएसएच के लेवल को कम कर देता है, एक बात। दूसरी बात, जब एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है तो वो हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक देख के एलएच का लेवल ज्यादा करता है ताकि यहां से एग रिलीज हो, सेकेंडरी ओसाइट यहां से रिलीज हो। तो अभी आंसर आपके पास सिंपल है, दैट इज द एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन है चूज द मिसमैच्ड पेयर। पहला ऑप्शन बाद में पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं बीटा ऑप्शन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या कर रहा है, इंटरस्टिशियल सेल्स को मेल में स्टिमुलेट कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। जो कि आगे क्या बना रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन बना रहे हैं, इनको लेडिक सेल्स भी कहते हैं। उसके बाद एस्ट्रोजन क्या कर रहा है कि जब एस्ट्रोजन के लेवल ज्यादा हुए तो उसने एफएसएच को इनहिबिट कर दिया, ये भी बात ठीक है। उसके बाद एलएच क्या कर रहा है कि जब एस्ट्रोजन के लेवल ज्यादा हुए उसने एफएसएच को तो इनहिबिट किया लेकिन एलएच को उसने प्रमोट किया, ठीक है। फिर जब एलएच आया, एलएच ने ओव्यूलेशन करवा दी, ये भी बात ठीक है, तो ये तो ठीक है। उसके बाद अल्फा में लिखा है ग्राफियन फॉलिकल प्रोजेस्टेरोन, नहीं, ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल से एस्ट्रोजन रिलीज होती है। फिर प्रोजेस्टेरोन कहां से आता है, ल्यूटियस कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है। तो आंसर है मिसमैच्ड पेयर में अल्फा। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी प्रोड्यूस्ड एज द रिजल्ट ऑफ रिडक्शन डिवीजन। आपने याद रखना है मियोसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं जहां पे क्रोमोसोम का नंबर 2n से n रह जाता है, ठीक है। मियोसिस 1 स्टार्ट कहां से होती है, प्राइमरी ओसाइट से। मियोसिस 1 होती है सेकेंडरी ओसाइट बनता है जहां पे 2n से n रह गया है, रिडक्शन डिवीजन हो गई है, ठीक है। तो पूछा क्या गया है कि क्या चीज बनेगी, तो आपके पास सेकेंडरी ओसाइट बनेगा, ठीक है। सेकेंडरी ओसाइट डायरेक्टली रिडक्शन डिवीजन से बनेगा। देखिए आगे चलते हैं। इसके बाद है चिल्ड्रन ऑफ आ मेसन। एक ऐसा इंसान जो कि बहुत मेहनती है, जो कि पूरा दिन रात काम करता है, उसके मसल्स बने हुए हैं, उसके बेटे को वो स्ट्रॉन्ग मसल्स नहीं मिलते। ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है कि जो उसने कैरेक्टर्स अपनी ज़िंदगी में एक्वायर किए वो इनहेरिट नहीं हो पाए, वो उसके बेबी में नहीं जा पाए। चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन कि वो इनहेरिट नहीं हुए, क्योंकि एक बेबी है और दूसरा फादर है, मतलब कि फादर टू बेबी कुछ ट्रांसफर होना है तो वो नहीं हो पाया, ठीक है। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डार्विन द मेन फोर्स बिहाइंड एवोल्यूशन इज। देखो उसने पूछा है कि मुझे डार्विन के अकॉर्डिंग बतानी है, वैसे नहीं बतानी, डार्विन को क्या लगता था,
डार्विन को ये लगता था कि पहले उनकी सेपरेशन होती, पहले इंडिविजुअल्स की सेपरेशन होती है ज्योग्राफिकल बैरियर्स की मदद से, फिर उनमें कुछ चेंजेस आते हैं। अगर तो वो यूजफुल चेंजेस हैं तो इन्वायरमेंट उनको सिलेक्ट कर लेता है, उनकी नेचुरल सिलेक्शन होती है। ठीक है, तो जो मेन फोर्स है वो नेचुरल सिलेक्शन है डार्विन के अकॉर्डिंग। डार्विन को जेनेटिक म्यूटेशन का कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, उसको कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने कहा कि हमें डार्विन के अकॉर्डिंग बताओ। तो उसके अकॉर्डिंग ये था कि नेचर ने यूजफुल वेरिएशंस को सिलेक्ट कर लिया है, इस तरह से एवोल्यूशन हुई है। तो आंसर है आपके पास डेल्टा 2025 में आ चुका है। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन है लेमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज रिजेक्टेड एक्सपेरिमेंटली बाय 2025 का क्वेश्चन है कि किस साइंटिस्ट ने उसको रिजेक्ट किया। आपको याद होना चाहिए अगस्त वाइसमैन ने किया था। क्या किया था? चूहों के साथ एक्सपेरिमेंट। कितने चूहे लिए उसने? 68 चूहे लिए। उनकी जो टेल है उनको कट किया, फिर देखा कि क्या इनकी जो अगली जनरेशंस हैं उनकी टेल क्या कट हुई पैदा होती है या नॉर्मल। तो उनकी नॉर्मल ही उनकी टेल थी, यानी कि जो एक्वायर्ड करैक्टर था अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हुआ। इस तरह उसने लेमार्क की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। अर्नेस्ट हैकेल ने क्या कहा था? उसने आपको बायोजेनेटिक लॉ दिया था कि ओंटोजेनी रिकैप्चुलेट्स फाइलोजेनी। ठीक हो गया। उसके बाद चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था? आपको उसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी है कि नेचुरल सिलेक्शन से चीजें हो रही हैं। उसके बाद थॉमस आर माल्थस ने क्या किया कि पॉपुलेशन पे काम किया कि पॉपुलेशन को अगर अनचेक रखा जाएगा तो 25 साल में पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो डबल नहीं होंगे। तो क्या होगा? उनके दरमियान कंपटीशन हो जाएगा। ये बातें की थी माल्थस ने। तो आंसर आपके पास यहाँ पे चार्ली है। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन है हु क्वाइंड द टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सबसे पहले किसने यूज की थी? 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। आपने याद रखना है कि डार्विन नहीं है इसका आंसर, इसीलिए ये क्वेश्चन आता है कि बच्चे यहाँ पे डार्विन लगाएं, लेकिन डार्विन आंसर नहीं। सबसे पहले ये टर्म यूज की थी हर्बर्ट स्पेंसर ने। आपने ये याद रखना है अगर आपको नहीं पता था। ठीक है, चार्ली ऑप्शन है। आगे चलते हैं। रोल ऑफ mRNA in COVID-19 वैक्सीन्स लाइक फाइजर एंड मोडर्नाइज। देखो वैक्सीन्स का टॉपिक ना पीटीबी में नहीं है, फेडरल में भी बहुत कम लिखा है, मेन लिखा हुआ है सिंध में। ये सिंध का टेबल है। ठीक है, जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है ना, यहाँ पे आपने कुछ बातें याद रख लेनी है कि यहाँ पे हेपेटाइटिस बी के सरफेस एंटीजन को लिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, उसको यीस्ट में इंजेक्ट किया जाता है, यीस्ट फिर वो एंटीजन बनाता है और उस एंटीजन को प्योरीफाई करके वैक्सीन बनाई जाती है। ये 4 बातें आपने याद रख ली HBV के। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की। उसके बाद HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, उसके लिए आपने याद रखना है कि इसकी सरफेस प्रोटीन का जीन लिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, उसको इंसेक्ट सेल में इंसर्ट किया जाता है, इंसेक्ट सेल वो प्रोटीन बनाता है, तीसरी बात। चौथी बात, उस प्रोटीन को प्योरीफाई करके वैक्सीन। ये भी आपने इसकी 4 बातें याद रख ली, ये आ सकते हैं MCQ। उसके बाद कोविड-19 में पहली बात मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे दोनों में रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी थी, या फिर उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। एक ही चीज के 2 नाम हैं ये। ओके, यहाँ पे है मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी। क्या किया जाता है कि बॉडी में मैसेंजर RNA को इंसर्ट किया जाता है ह्यूमन बॉडी में। मैसेंजर RNA क्या करता है कि नॉर्मल बॉडी के सेल्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो अपने इर्द गिर्द अपनी सरफेस पे स्पाइक प्रोटीन्स बना ले, वैसी ही प्रोटीन्स जो कि कोरोना वायरस की होती हैं। वो नॉर्मल बॉडी सेल जब बना लेते हैं तो उनके खिलाफ बॉडी के अंदर ही एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं। यानी कि आपकी बॉडी में वायरस नहीं आया, लेकिन आपकी अपनी बॉडी ने उसकी जैसी प्रोटीन बना के उसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार कर ली है कि जब एक्चुअल में वायरस आएगा तो हम उसको किल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट है मलेरिया की वैक्सीन। कैसे? वीकेंड पैथोजन यहाँ पे लिया जाता है। एग्जाम्पल में स्नेरियाज वैक्सीन है। ठीक है, अभी यहाँ पे आंसर था बीटा, लेकिन ये
टेबल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ मेनली ली जाती है सिंध की बुक्स की टॉपिक, वहाँ पे ही एक्सप्लेन है, बाकी कहीं पे इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं है, आपने याद रखनी है चीज़ें। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन है इन CFTR जीन, CFTR जीन का मतलब क्या है देखेंगे आप, किसका मतलब है CF ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन। ठीक है, ये जीन है जो कि प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन का भी यही नाम है, जीन का भी वही नाम है, प्रोटीन का भी वही नाम है। कहाँ पे ये प्रोटीन बनती है, प्रोटीन का फंक्शन ये है कि ये एक चैनल प्रोटीन है, ये एक चैनल प्रोटीन है। कहाँ पे होती है, उन सेल्स में होती है जो कि म्यूकस बना रहे हैं, स्वेट सिक्रीट कर रहे हैं, सलाइवा, टीयर्स और डिजेस्टिव एंजाइम बना रहे हैं, वहाँ पे ये चैनल प्रोटीन होती है। मेन काम ये है कि इसने क्लोराइड आयन को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो जब ये ट्रांसफ़र होगा तो ये एक साल्ट है, आप कह लो ये साल्ट है, इसके पीछे पीछे पानी भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, इसके पीछे पीछे पानी भी ट्रांसफ़र होगा। तो क्या कर रही है कि ये पानी और साल्ट के ट्रांसफ़र को रेगुलेट कर रही है। ठीक है, अगर इसका ट्रांसफ़र नहीं होगा तो जो म्यूकस है वो थिक हो जाएगा। इसका ट्रांसफ़र हमें चाहिए ताकि थिन म्यूकस रहे। ठीक है, ताकि थिन म्यूकस रहे। ओके, आगे चलते हैं। ओलिक एसिड इज अ फैटी एसिड विद 18 कार्बन। ठीक है, 18 कार्बन का कंपाउंड है आपके पास। ठीक है, वो क्या कर रहा है, आपको 9 एसिटाइल को ए ग्रुप दे रहा है। वो कह रहा है कि इन एसिटाइल को ए में से, इन 9 एसिटाइल को ए में से कितने एटीपी बनेंगे। तो आपको पता है एसिटाइल को ए जाता है क्रेब साइकिल में। जब एक दफ़ा क्रेब साइकिल रन होता है तो आपके पास 3 जो है ना वो NADH बनते हैं। ठीक है, एक आपके पास बनता है FADH2 और एक ATP बनता है GTP से। ठीक है, तो एक ATP बनता है। अगर आप इनको ATPs में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, तो क्या क्या आंसर आएगा आपके पास। यहाँ पे आपके पास 3 इंटू 3 कितना होगा 9, तो यहाँ से आपके पास 9 ATP आ गए। 1 इंटू 2 कितना हुआ 2, तो यहाँ पे आपके पास 2 ATP आ गए और यहाँ पे 1 रहा। ठीक है, तो 9 10 11 12 मतलब कि 1 एसिटाइल को ए आपको 12 ATP दे रहा है। तो 9 एसिटाइल को ए कितने देंगे, इसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब जब 12 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर आना था 120, तो आप वहां से 12 निकाल दोगे तो आंसर है 108। डेल्टा आंसर है। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस आइसोमराइजेशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्या चीज बनते बनते आइसोमराइजेशन हो रही है। ठीक है, पहला ऑप्शन है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये आइसोमराइजेशन से नहीं बन रहा, ये बन रहा है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की ब्रेकडाउन से। ठीक है, उसकी ब्रेकडाउन से डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना है, आइसोमराइजेशन से नहीं बना, तो ये ऑप्शन हमने निकाल दिया। उसके बाद G3P कैसे बना, एक तो ये कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की ब्रेकडाउन से बना, एक पाथवे ये था। दूसरा पाथवे ये है जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना था उसकी आइसोमराइजेशन से भी बना, तो ये आइसोमराइजेशन से बन गया है हमारे पास। उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कैसे बना, यहाँ पे था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसकी आइसोमराइजेशन हुई तो उससे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। तो इन दोनों के बनने में आइसोमराइजेशन हो चुकी है, यही आंसर है। उसके बाद फोस्फोइनोल पायरोवेट, ये कैसे बना, ये आपके पास डिहाइड्रेशन से बना। पायरोवेट ये आपके पास कैसे बना, ये आपके पास सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन से बना। ठीक है, यहाँ पे आइसोमराइजेशन नहीं है दोनों में। उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, इसमें तो आइसोमराइजेशन है लेकिन 3 फॉस्फोग्लिसरेट में आइसोमराइजेशन नहीं है, इसमें आइसोमराइजेशन नहीं है। ओके, तो आंसर है आपके पास बीटा। ओके, आगे चलते हैं जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फैट्स और प्रोटीन्स एज अ रेस्पिरेटरी फ्यूल एक्ट करते हैं। ठीक है, उनसे एनर्जी मिल सकती है, तो उनसे एनर्जी मिलते मिलते वो कौन सा ऐसा कॉमन मॉलिक्यूल है जो फैट की ब्रेकडाउन से भी बनता है और जो प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन से भी बनता है। देख लेते हैं।
फैट्स को आप जब भी ब्रेक डाउन करोगे दो चीजें निकलेंगी, ग्लिसरॉल निकलेगा, फैटी एसिड निकलेगा, इन्हीं के मिलने से ही फैट बना था। ठीक है, ग्लिसरॉल की आगे कन्वर्जन हो जाएगी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ओके, फैटी एसिड आगे कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल CoA में। ये फैट्स पूरे हो गए, दो चीजें थी। प्रोटीन्स, प्रोटीन से निकलते हैं अमाइनो एसिड, उनकी डीएमिनेशन से नाइट्रोजन को निकाल के यूरिया साइकिल में डाला जाता है। जो कार्बन स्केलेटन बाकी बचा वो तीन जगह से एंटर कर सकता है इस पाथवे में। या तो वो पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, या वो एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हो जाएगा, या वो डायरेक्टली सिट्रिक एसिड में जाएगा। ठीक है, वो सॉरी सिट्रिक एसिड साइकिल के किसी इंटरमीडिएट के तौर पे जाएगा। ठीक है, अब कॉमन क्या है, दिस इज द एरिया जहां पे एरो यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, तो एसिटाइल CoA कॉमन है, यहां से भी बन रहा है, वहां से भी बन रहा है, तो आंसर होगा एसिटाइल CoA। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट एज सर्फेक्टेंट्स। देखो सर्फेक्टेंट में बताना है कि इनमें से कौन सा कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है। अब ये क्या होता है सर्फेक्टेंट, ये हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में पढ़ते हैं कि ये वहां पे सरफेस टेंशन को कम करने के लिए होता है लंग्स में। अब आपने याद रखना है सर्फेक्टेंट इज बेसिकली आ लिपोप्रोटीन, इसमें फॉस्फोलिपिड होते हैं प्लस उसके साथ प्रोटीन्स एसोसिएटेड होती हैं, तो आंसर है आपके पास डेल्टा। ठीक है, अल्फा क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स का दूसरा नाम होता है सेरिब्रोसाइड्स, ये माइलिन शीथ में अक्सर आपको मिलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स में क्या होगा, लिपिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट होगा। ग्लाइकोप्रोटीन्स में क्या होगा, प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट होंगे, और ये मेनली आपको, इनको आप म्यूकॉइड्स भी कहते हो, म्यूकस में भी होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं, दिस इज अ प्रोटीन, इस प्रोटीन के साथ जब कार्बोहाइड्रेट लगेगा तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा। लिपोपॉलीसेकेराइड आप मेनली बैक्टीरिया में पढ़ते हैं। ओके, आगे चलते हैं। Which property of water helps to maintain the integrity of lipid membrane? देखो लिपिड मेम्ब्रेन, लिपिड ना वाटर इनसोल्युबल है, तो पानी क्या चाहता है कि वो चीजें जिनके साथ मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता हूं वो मेरे पास रहें, और वो चीजें जहां पे मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता वो दूर हों। तो जो हाइड्रोफिलिक हेड्स होंगे वो पानी की तरफ फेस कर रहे होंगे, वो आउटसाइड फेस कर रहे होंगे, और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होंगी वो अंदर की साइड होंगी। और इस प्रिंसिपल को कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, के वो चीजें जो कि हाइड्रोफोबिक थी उनको एक्सक्लूड करके एक साथ कहीं पे एग्रीगेट कर दिया गया। प्रोटीन फोल्डिंग में भी ये मैकेनिज्म रोल प्ले करता है कि बाहर की साइड पे हाइड्रोफिलिक रीजन होता है और अंदर की साइड पे हाइड्रोफोबिक होता है, वहां पे भी हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन ही रोल प्ले कर रही होती हैं। आंसर है डेल्टा। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन है, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हेलिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए जा रहे हैं अमाइनो एसिड के दरमियान। कौन से अमाइनो एसिड के दरमियान? पहला ऑप्शन है ऐसे अमाइनो एसिड जो कि एडजेसेंट है, यानी कि एक ये है, एक ये अमाइनो एसिड है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। तो क्या इन दोनों के दरमियान बन रहे हैं? नहीं, इन दोनों के दरमियान बनेंगे जो कि एडजेसेंट हेलिक्स में है, जो कि एडजेसेंट स्पाइरल टर्न में है ना, उनके दरमियान बनेंगे। जो एक दूसरे के साथ हैं उनके दरमियान तो पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनेगा? दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि एक टर्न से दूसरी टर्न वाले के दरमियान बन रहा है। ओके, आंसर बहुत ही आसान था, बीटा आंसर है। 40 में दिया हुआ बिटवीन टू डिफरेंट पॉली, नहीं, एक ही चेन के दरमियान, एक ही चेन फोल्ड होती है और उसी चेन के टर्न्स के दरमियान बनते हैं। उसके बाद नन ऑफ द ऑप्शन नहीं है, 40 ऑप्शन है। एक मिनट देखें फिर आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम बाय मास इन ह्यूमन बीइंग इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अल्फा आंसर है 0.05%। पढ़ लेते हैं बाकी परसेंटेजेस क्या हैं जो कि आ सकती हैं। OH N गैप, ऑक्सीजन 65, कार्बन 18, हाइड्रोजन 10, 3, 2, 1, कौन से नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। उसके बाद पोटेशियम की 0.35, सल्फर की 0.25, सोडियम और क्लोराइड इक्वल 0.15 और मैग्नीशियम की सबसे कम 0.05। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं।
जी क्वेश्चन है, ड्यू टू इट्स हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एट। देखो वेपराइजेशन में क्या कर रहा है कि जब पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो अपने साथ वो ज़्यादा एनर्जी लेके निकल रहा है। जब पानी वेपर्स में, ये पानी है, आपकी बॉडी पे स्वेट है, जब इसने वेपर में कन्वर्ट होना है तो ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लेके निकलेगा, यानी कि आप जो है ना वो कूल डाउन हो जाओगे, आपकी एनर्जी ये पानी ने एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट हो गया है। तो एज अ कूलिंग एजेंट जो है ना वो रोल प्ले करता है इस प्रॉपर्टी की वजह से कि जब भी इसने वेपर में कन्वर्ट होना है ये बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने साथ लेके निकलता है, तो बाकी एरिया को, बाकी बॉडी को कूल कर देता है। ओके, आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन है, द एंटीकोडोन लूप ऑफ ट्रांसफर आरएनए दैट कंप्लीमेंट्स मैसेंजर आरएनए इज। कहाँ पे आया हुआ है? 2025 में आया हुआ है क्वेश्चन कि एंटीकोडोन लूप इनमें से कौन सी है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये आपके पास डी लूप है, फिर ये एंटीकोडोन लूप है जो कि मिडल लूप है, फिर टी लूप है। ठीक है, अच्छा तो आंसर आपके पास मिडल है। तो जो टी लूप है इसको आपकी बुक थीटा लूप भी कहती है। अब इनके फंक्शन क्या है? जो डी लूप है ना, डी के बाद आता है ई, तो इसने एक्टिवेटिंग एंजाइम को रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, और टी के आसपास होता है आर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के एल एम एन ओ पी क्यू आर आर एस टी। ठीक है, टी के पास है आर, तो इसने राइबोसोम की बाइंडिंग साइट को रिकॉग्नाइज करना है। तो आपको ए बी सी याद करते वक्त ये दोनों चीज़ें अब याद रहेंगी ए बी सी से। ठीक हो गया? ओके, आंसर बहुत आसान था, चार्ली था, हमने 2 और एमसीक्यूज भी साथ ही कर लिए। आगे चलते हैं। अ म्यूटेशन प्रिवेंट्स प्रॉपर डाइसल्फाइड फॉर्मेशन इन फाइब्रस प्रोटीन। देखो किसी फाइब्रस प्रोटीन की बात हो रही है, उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बन रहे, ये बॉन्ड बनते हैं सिस्टीन के दरमियान, सिस्टीन अमाइनो एसिड के दरमियान, यानी कि इस प्रोटीन में सिस्टीन है। उससे हो क्या रहा है कि जो नेल्स हैं वो ब्रिटल हो रहे हैं और जो हेयर है उनकी ग्रोथ कम हो रही है। तो कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो कि नेल्स में होती है, जो कि हेयर में होती है? आपको पता है वो होती है केराटिन। आंसर बहुत ही आसान था, लेकिन उसने आपको यहाँ पे 2 बातें बताई हैं कि ये एक फाइब्रस प्रोटीन भी है, और दूसरी बात जो आप अपने पास नोट कर सकते हैं कि इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, यानी कि इसमें सिस्टीन अमाइनो एसिड होता है। तो इस एमसीक्यू से हमने चीज़ें सीखी हैं। टेस्ट तो उसने बहुत आसान किया था और हमें इसका आंसर पता था। ये हमारी बुक की लाइन है कि नेल्स में और हेयर में होती है केराटिन। ओके, आगे चलते हैं। इन क्रोमोसोम पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन पे है पॉजिटिव चार्ज। ओके, किस वजह से? यहाँ पे होते हैं बेसिक अमाइनो एसिड। कौन कौन से? आर्जिनिन और लाइसिन। ठीक हो गया? अच्छा, नेगेटिवली चार्ज डीएनए, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होता है, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होता है। ठीक है, पूछा क्या है? पॉजिटिव चार्ज ऑफ हिस्टोन किस वजह से है? बेसिक अमाइनो एसिड। कौन कौन से? आर्जिनिन और लाइसिन। ओके, बहुत आसान है, बीटा ऑप्शन है। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन बिटवीन एल्डोस्टेरोन, सेक्स हार्मोन्स एंड कोर्टिसोल? इनके दरमियान क्या कॉमन है? ये सारे के सारे कोलेस्ट्रॉल बेस्ड हार्मोन है, सारे के सारे स्टेरॉइड्स हैं। वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये 2025 में आया हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अगर उसने ये पूछ लिया है तो बाकी ये चीज़ें जो कि आपकी बुक में मेंशन है ये भी पूछी जा सकती हैं। तो पढ़ते हैं कि स्टेरॉइड्स, इनमें हाई मोलिकुलर वेट होता है, ये टर्पोनाइड की टाइप्स हैं। ठीक है, आइसोप्रीन यूनिट से मिलके बनते हैं। इनमें इंपॉर्टेंट बात के फैटी एसिड नहीं होता। एग्जाम्पल में है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज अ प्रिकर्सर्स ऑफ ऑल द स्टेरॉइड हार्मोन्स, जैसे कि एल्डोस्टेरोन, जैसे कि तमाम सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल इज अ प्रिकर्सर फॉर स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स। ठीक है, बाइल एसिड्स में भी कोलेस्ट्रॉल होता है, ये भी एमसीक्यू डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ लिंक करके आ सकता है। विटामिन डी में भी कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन 2025 में ही आया हुआ है। तो अगर ये पूछा जा सकता है इस बुक लाइन से, तो ये भी पूछा जा सकता है।
ठीक है, देखें फिर आगे चलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यू टू, देखो ये सन है, सन ने अपनी हीट ट्रांसफर की पानी को, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर अंडरग्राउंड जो नीचे वाला पानी है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। क्यों? क्योंकि जो सारी हीट थी ऊपर वाले पानी ने एब्जॉर्ब कर ली, ऊपर वाले पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड्स ने वो सारी हीट एब्जॉर्ब कर ली। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हीट कैपेसिटी। के पानी में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है कि वो सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, नीचे बहुत कम जाने देगा, अपने पास ऊपर ही एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों एब्जॉर्ब करता है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए वो हीट एब्जॉर्ब कर पाता है, वो यहाँ पे हीट कम जाने देगा। ओके, देखिए फिर आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन है एरेकिडोनिक एसिड जो कि प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है प्रोस्टाग्लैंडिन का, वो है। देखो एरेकिडोनिक एसिड के बारे में एमसीक्यू आया हुआ है, 2025 में आया हुआ है, इस बुक के टेबल में से आया हुआ है कि एरेकिडोनिक एसिड जो कि एफटीपी में मेंशन है, एक 20 कार्बन कंपाउंड है, इसमें 4 डबल बॉन्ड हैं। किस किस पोजीशन पे? पोजीशन 5 पे, 8 पे, 11 पे और 14 पे। ठीक है, 4 डबल बॉन्ड है इसमें। तो आंसर है इट इज अ टेट्रा। ठीक है, टेट्रा अनसैचुरेटेड मतलब 4 डबल बॉन्ड्स हैं इसमें, फैटी एसिड जिसमें 20 कार्बन्स हैं। ठीक है, तो आंसर है डेल्टा। जो चार्ली है इस तरह का कोई भी फैटी एसिड आपकी बुक में मेंशन नहीं है। अल्फा और बीटा, अल्फा में है सैचुरेटेड फैटी एसिड विद 18 कार्बन, 18 कार्बन और सैचुरेटेड। ठीक है, ये बात हो रही है स्टीरिक एसिड की। उसके बाद एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद 18 कार्बन, 18 कार्बन हो और अनसैचुरेटेड हो, तो वो बात हो रही हो सकती है ओलिक एसिड की, लिनोलिक एसिड की या फिर लिनोलिनिक एसिड की। इसमें 1 डबल बॉन्ड है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। एक दफ़ा देखें फिर आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन है डैश अरेंजेस द डीएनए इनटू क्रोमोसोम इन अ यूकैरियोटिक सेल। कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि अरेंज कर रहा है? इट इज एन एक्शन वर्ड कि जो कुछ करवा रहा है। ठीक है, तो हिस्टोन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि अपने अराउंड डीएनए को इस तरह से कॉइल करवाती है। हिस्टोन का ऑक्टोमर होता है, ठीक है, जो अपने अराउंड डीएनए को कॉइल करवाता है। ठीक है, आंसर होगा हिस्टोन। फिर हिस्टोन के अराउंड डीएनए कॉइल होके न्यूक्लियोसोम बन जाता है, लेकिन एक्शन कौन करवा रहा है, अरेंज कौन करवा रहा है अपने अराउंड? वो हिस्टोन करवा रही है। जो अल्फा और बीटा है उसका कोई ताल्लुक ऐसा नहीं है। चार्ली और डेल्टा में से आपने चार्ली चूज करना था क्योंकि यहाँ पे उसने एक एक्शन वर्ड आपको दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। Which of the following types of salivary glands are located behind the jaws? जा के बिहाइंड, जा के beneath होता है आपके पास सब maxillary gland. This is the sub maxillary gland जो कि लोअर जा के beneath है। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड इन फ्रंट ऑफ ईयर होता है जो कि लार्जेस्ट भी होता है, जबकि जो सबलिंगुअल ग्लैंड है वो टंग के नीचे होता है और वो स्मॉलेस्ट होता है। यहाँ पे आंसर है डेल्टा, और ये कोई भी ग्लैंड इस तरह का नहीं होता। एंड आगे चलते हैं। द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड बाय, देखो इन तमाम चीज़ों से गैस्ट्रिक जूस स्टिमुलेट होता है। सेंसेशन ऑफ टेस्ट, स्मेल ऑफ फूड, साइट ऑफ फूड, ये जो 3 चीज़ें हैं ना, इससे क्या होता है कि आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है कि खाना आने वाला है, तो मेडुला क्या करता है, वेगस नर्व के थ्रू एसिटाइल कोलिन रिलीज करवाता है स्टमक में। ठीक है, वो एसिटाइल कोलिन क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है और वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को इन्हांस करवा देता है। ठीक है, इससे भी गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन हो रही है, लेकिन उसने पूछा है कि ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन का स्टिमुलस कौन सा है। इससे हो तो रही है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हो रही जितनी ज़्यादा जब खाना पेट में पहुंच जाएगा, स्टमक में पहुंच जाएगा, वहाँ पर जब प्रोटीन होगी तो ये एक मेजर स्टिमुलस होगा स्टमक के पास कि अब तो प्रोटीन भी आ गई है, अब बहुत ज़्यादा जूस को सिक्रीट करो। ठीक है, तो जब स्टमक की वाल डिस्टेंड हो जाए, फूड वहाँ पे जाके कांटेक्ट करे, उस फूड में अमाइनो एसिड्स हों, तो वहाँ से गैस्ट्रिन रिलीज होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जो कि बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करवाएगा। तो आंसर है मेजर स्टिमुलस जो है
वो चार्ली। ओके, आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन है, अ पर्सन विद अ रिमूव्ड गाल, देखो उसका गाल ब्लेडर जो है ना वो रिमूव कर दिया गया है। गाल ब्लेडर का काम ये था कि जो बाइल यहाँ बन रहा था उसको यहाँ पे स्टोर किया जाए और कंसंट्रेट किया जाए, फिर जब जरूरत हो तो कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ पे भेजा जाए। हर टाइम नहीं भेजना, जब जरूरत है तब ही भेजना है, वरना इसको स्टोर करके रखना है। जब जरूरत होगी सारा का सारा एक साथ भेज देंगे हम, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है मेरे पास, मैं स्टोर कर रहा हूँ, कंसंट्रेट कर रहा हूँ, जब जरूरत है तब मैं भेज रहा हूँ। अब अगर ये नहीं होगा तो स्टोर ही नहीं होगा, तो फिर क्या होगा कि जो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे बन रहा होगा वो उसी वक्त यहाँ पे आता जा रहा होगा, चाहे यहाँ पे फूड है या नहीं। तो जब आता जा रहा है तो यहाँ से वो वेस्ट भी होता जा रहा है, और जब एक्चुअल में नीड थी ज्यादा आने की तब भी कम ही आया, क्योंकि उसका स्टोरेज है ही नहीं आपके पास, ठीक है। तो क्या होगा, अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ बाइल होगी कि जब ज्यादा की जरूरत है तब भी उतना ही आ रहा है, जब जरूरत है ही नहीं तब भी आता जा रहा है, वेस्ट भी हो रहा है। तो चूंकि वो अनकंट्रोल्ड हो गया है इसलिए फैट की डाइजेशन अच्छे से नहीं होगी। आंसर है बीटा। उसके बाद आगे चलते हैं।